एक पैटर्न बन गया। आंदोलन करो, कोई उसको बेच देगा, अपने घर आ जाओ, नए आंदोलन की शुरुआत फिर करो। और एमएसपी क्यों ना हो, आपको चाहिए कि अपने लोगों को खड़ा करो तो नौजवान खेती में वापस आएगा, वरना क्राइम में जाएगा, लुट जाएगा। डंकी पे गए थे पनामा के जंगलों से, बहुत लोग गए थे, 10 में से 2 या 3 पहुंचते थे, बाकी 7-8 वहीं मर जाते थे। कौन से टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कौन था उस समय? केवल किसान था। आज भी किसान को भरपूर सब कुछ मिल जाए, रेट सही मिल जाए, फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। पर बनाना नहीं चाहते ना नेता। नेता चाहता है कि जितना कमज़ोर किसान रहेगा उतना ही उसको फ़ायदा होगा। कृषि प्रधान देश के अंदर अगर किसान जाति नहीं है, कृषक जाति नहीं है, तो किसकी होगी? बोले किससे बात करना चाहोगे? हमने प्रधानमंत्री से, इससे कम कोई एक्शन नहीं सकता। और फिर मैंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, और अगर प्रूव कर दोगे तो 5 करोड़ इनाम दे दूंगा। जिसने आज तक कभी खेती नहीं करी, उसके बाबा ने खेती नहीं करी, वो किसान नेता बन के बैठ गए हैं। अगर किसान खड़ा होकर अपना काम कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं बना सकता? इसका मतलब ये है कि एमएसपी का एक बड़ा आंदोलन पीलीभीत के अंदर जो आपके नेतृत्व में हुआ, वो उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हिला दी। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान इंडिया पर। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने लाखों किसानों के चूल्हों पर असर डाला है। चूल्हों पर असर डालने की अगर बात करें तो उनको सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचाया है। एक ऐसी शख्सियत जिसने ज़मीन पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने सदन में किसानों की आवाज़ उठाई, जिसने किसानों के हक़ में फ्री में ना जाने कितने केस लड़े और कितने किसानों को फ़ायदा पहुंचाया। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार वीएम सिंह जी। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका किसान इंडिया पर। नमस्कार, बहुत सर, सबसे पहले तो हम जो इस वक्त मौजूदा हालात में चर्चा हो रही है यूएस इंडिया ट्रेड को लेकर, लोगों को ये समझाना कितना मुश्किल है कि यूएस इंडिया ट्रेड है क्या, क्योंकि लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें एक सवाल ये है कि यूएस इंडिया ट्रेड से किसानों को क्या नुकसान होगा? देखिए, पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड तो अभी आई है 2017-18 में, मुझे अब याद नहीं है 2017 था या 18 था। मोदी जी जब सिंगापुर गए थे, आरसेप के लिए गए थे, वो समझौता करने के लिए, दूध की, एग्रीकल्चर दूध के लिए। और आरसेप क्या होता है? रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसमें ये साउथ ईस्टर्न एशिया का था, साउथ ईस्ट एशिया का। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है। उनके पास दूध ज़्यादा है तो कहाँ उनके पास जगह नहीं रखने के लिए, तो हिंदुस्तान में डंप कर दो। वो डंपिंग ग्राउंड बना रहे थे। हमारा कहना यह है 86%, 87 हो गया, अब तो 88 किलो कहते हैं, फीसदी किसान जो हैं उनकी छोटी जोत है। 2 एकड़ की है, 2.5 एकड़ की है, 1 एकड़ की है, 1 हेक्टेयर से कम की है। हम पहले 2 हेक्टेयर कहते थे, वो 2 हेक्टेयर के भी बाप गुजर गया तो 20 साल में कितने पार्टीशंस हो गए। 1 हेक्टेयर की अगर है तो 88 या 87 या 86 ले लो। वो कैसे गुजारा करेगा? उसके पास 4-5 पशु होते हैं। पशु जो है दूध देता है, दूध बेचने के बाद उसका घर का गुजारा चलता है। दूध अगर नहीं बेच पाएगा तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए 87-88% लोग किसान जो हैं, और 14 करोड़ किसान परिवार हैं, परिवार, उनका गुजारा अगर दूध से होता है तो दूध कितना हमारे पास है। अगर ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा, न्यूजीलैंड से आ जाएगा, उस समय जब आना था 17-18 में, तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बार बार घूम के अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष उस समय, और बार बार घूम के इसको हमने किया कि नहीं, रोकना है। तो मोदी जी ने वहाँ पूरा झंडा गाड़ने के बाद वापस आ गए थे कि नहीं, हम नहीं करेंगे। जब आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और दूध के, मेन दूध का प्रोडक्ट, अगर हम अपने किसान को बर्बाद कर देंगे, मज़दूर को बर्बाद कर देंगे, मज़दूर के घरों में भी भैंसें होती हैं, गाय होती हैं, इनको बर्बाद कर देंगे, तो आपने फिर ये चालू क्यों किया इंडो अमेरिकन जो है एग्रीमेंट के बारे में? अब लोग कहते हैं कि नहीं, वो नहीं करेंगे। कल शाम से खबर हो रही है कि नहीं, वापस उनको बुला लिया गया है। राजेश अग्रवाल हैं स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी टीम को भेज दिया गया था वार्ता करने के लिए।
अरे जब एक चीज़ करनी नहीं हमें तो वार्ता काहे के लिए? अभी मैं गया था 6 तारीख में एक सम्मेलन के लिए, उसमें आरएसएस के लोग भी थे। मैंने उनसे कहा, मैं ये क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? तो कल उनका फ़ोन आया वापस कि नहीं साहब हमने वो वापस हो रहा है, अब नहीं करेंगे कुछ। मेरा ये है कि जब एक चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सोयाबीन है, मक्का है, हमारे सोयाबीन वालों को तो एमएसपी से कम मिलता है रेट। मक्का वालों को 2 साल पहले मक्का हमारा जो है 600, 700, 800 रुपये क्विंटल गया था। अब वहाँ से अगर इंपोर्ट कर लोगे, जीएम का मक्का है, जीएम का सोया है, जो मॉडिफाइड सीड है, तो उसमें किसान तो हमारा किसान को मिल नहीं रहा, वो पिट जाएगा ना। आप बात करते हैं, कश्मीर की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, सेब की बात कर लें, हमारा सेब पिट रहा है, वहाँ पर आप वॉशिंगटन का एप्पल लेके आ रहे हो, कैलिफोर्निया का अखरोट लेके आ रहे हो, बादाम लेके आ रहे हो। अरे वहाँ से तो जो है पूरा चूस के ख़त्म करके फिर बेचते हैं। यहाँ पर आपको ताज़ा मिलता है, बढ़िया मिलता है, इसको आप रेट नहीं दे रहे हैं। हमारा तभी तो हमारी लड़ाई है, एमएसपी की लड़ाई इसलिए तो है कि किसान को एमएसपी की गारंटी दो कि इससे कम किसान से कोई खरीदेगा नहीं। और गवर्नमेंट तय करे ना, हम थोड़ा तय कर रहे हैं, गवर्नमेंट तय करे उसको। गवर्नमेंट तय करती है, हम कहते हैं ठीक नहीं तय कर रहे। अरे पर जो तय कर रहे वो तो मिले कम से कम, वो भी नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश से आप हैं, आप जाके देखिए गांव के अंदर अभी धान निकलेगा 2300 रुपये कुछ उसका एमएसपी है, पर पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, शाहजहाँपुर में, रामपुर में, पूरा एरिया ले लें आप, मुरादाबाद से ऊपर जो पूरा धान का एरिया है, वहाँ पर 1500, 1600 से ऊपर बिकता ही नहीं। और आगे आप जाएंगे, लखनऊ से आगे जाएंगे पूर्व की तरफ, 1200, 1300 में बिकता है। क्या तमाशा है ये? किसान को, अपने किसान को बचाने की बात करो, ये यूएस ट्रेड की बात मत करो। हिंदुस्तान में किसान वर्सेस किसान जो आप कर रहे हो, किसान को लड़वा रहे हो अपने परिवार के अंदर कि नहीं भाई मुझे ज़मीन का इतना हिस्सा चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सब गलत चीज़ें हैं। आज की तारीख में किसान को चाहिए कि जात बरादरी छोड़े, आपस में मतभेद छोड़े। जब भारत माता को एक मानता है, माता एक है सबकी, बेशक हिंदू हो, मुसलमान हो, लोध हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, जाट हो, गुजर हो, सैनी हो, त्यागी हो, कोई भी हो, सब जब धरती माता एक है तो माता के सामने नमन करते हुए सब एक समय इकट्ठे चलें, उसी में देश का फ़ायदा है। ये स्ट्रैटेजीज़ जो कर रहे हैं ना कि भाई अगर ट्रंप ने कह दिया कि मुझे ये चाहिए तो हाथ साथ देंगे, नहीं, अपने आप को पहले बचाओ। अपने आप को आप बचा नहीं पाओगे, उससे कहने पे चलोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर बाद में आप 20, 25, 40 दिन बाद कहो कि नहीं उसने गलत कहा था, हमने सही कहा था, हमने ये किया वो किया, वो बात नहीं है आज बात यह है कि आपका अपना आदमी जो है, अपना किसान जो है, अपने नौजवान जो हैं उनको बचाने का काम करो। आज आपको मालूम है ना, नौजवान खेती नहीं करता, बिल्कुल खेती से दूर भागता है, घाटे का सौदा है, पढ़ा लिखा लड़का है, घाटे का सौदा क्यों करेगा वो? इसलिए नौजवान को नौकरी तो मिल नहीं रही, उसको जीविका कहाँ से मिलेगी? खेती से मिलेगी। खेती को मजबूत करो, एक ऐसे करो कि उसमें से उनको फ़ायदा हो, मुनाफा हो, तो नौजवान खेती में वापस आएगा, वरना क्राइम में जाएगा, लुट जाएगा। और क्राइम में क्यों जाएगा? जो विदेश जा रहे थे, डंकी पे गए थे पनामा के जंगलों से, बहुत लोग गए थे, 10 में से 2 या 3 पहुंचते थे, बाकी 7-8 वहीं मर जाते थे, मार डालते थे। अपनी सामने आँखों के सामने उसने देखा क्या क्या होता है। वो बच्चा डिपोर्ट जब वापस हो रहा है, वहाँ से वापस डिपोर्ट हो रहे हैं, अब उनको मालूम है कि भाई उस हाल से हम निकले हैं, तो अब मुझे जो जीना है, जितना जीना ढंग से जीना है, वो क्राइम में जाएगा। उसको आप कम से कम इतना दे दो कि उसकी जीविका ढंग से हो जाए। एमएसपी हम जो कहते हैं, काहे के लिए एमएसपी कहते हैं, और एमएसपी क्यों ना हो? आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जब से पार्टीशन हुआ है सन 47 से, आप देख लो कि सन 47 में उस चीज़ का रेट क्या था।
और आज जो है क्या रेट है? लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? नहीं है। और वही लेवल प्लेइंग फील्ड अमेरिका की और इंडिया की भी नहीं है। वहाँ पर जो है काश्तकार जो हैं, किसान जो हैं, मुश्किल से हमारे यहाँ कितने हैं? 14 करोड़ परिवार हैं, 5-5 हुए तो 70 करोड़ हो गए। 50% आदमी किसान परिवार से हैं। वहाँ पर कितने लोग खेती करते हैं? 18 लाख 20 लाख। ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से हो गई? और उनको क्या मिलता है? सब्सिडी मिलती है $80,000 साल का, जबकि उनकी होल्डिंग कितनी है? हमारे यहाँ होल्डिंग है 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, जैसे मैंने बताया आपको 86% का। और सीलिंग हमारे यहाँ है 12%, इसके ऊपर रख सकता। जो रखते हैं गलत अलग बात है, पर वहाँ पर कितनी है? 600 हेक्टर, 700 हेक्टर, 1000 हेक्टर, 5000 हेक्टर। मुकाबला क्या है? तो एक ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ होता है जब बराबरी का मामला हो, जब एक एकदम ऊंचा हो। अब आप बताइए मुझे, माफ़ करिएगा मैं कहूँगा आपसे, एक चैनल जो है यूट्यूब चैनल है और एक चैनल जो है चल रहा है 30 साल से, क्या मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल। वही हाल है अमेरिका का और हिंदुस्तान का। बिल्कुल। इसलिए जो है ये ट्रेड बिल्कुल बेकार है। आपको चाहिए कि अपने लोगों को खड़ा करो, और क्यों ना खड़ा करो? आपको किसने कहा है कि जब तक समझौते नहीं होंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे हम? किसने कहा है? 250 साल पहले अंग्रेज सूंघ सूंघ के हिंदुस्तान आया था लूटने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई थी, क्यों आया था? ये सोने की चिड़िया थी, एक कटोरा था सोने का, लूटने आया था। उस समय कौन से ट्रेड हो रही थी? कौन से टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कौन था उस समय? केवल किसान था। आज भी किसान को भरपूर सब कुछ मिल जाए, रेट सही मिल जाए, फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। पर बनाना नहीं चाहते ना नेता। नेता चाहता है कि जितना कमज़ोर किसान रहेगा उतना ही उसको फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों? देखिए, जब आज़ादी मिली थी उस समय सन 47 में 80-85% लोग खेती पर निर्भर थे। उसके बाद में जो है लोग, इन्होंने कॉर्पोरेट को बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया। आज ये हाल हो गया कि कॉर्पोरेट किसानों से बहुत आगे निकल गया। जितना किसान का मात्रा 85% उससे बहुत आगे निकल गया। पर ये मत भूलो कि किसान की मेहनत से, किसान के पैसे से ही कॉर्पोरेट सेक्टर खड़ा हुआ था। बिल्कुल। पर आज कॉर्पोरेट का ये हाल है, कॉर्पोरेट डिक्टेट करता है नेताओं को, भाई तेरी रैली में पैसे तो मैं दूंगा, आदमी नहीं भेज सकता मैं। अगर किसान गरीब नहीं रहेगा तो वो आएगा नहीं, इनका माहौल नहीं बनेगा रैली के अंदर। तो कॉर्पोरेट पैसा देता है और किसान को गरीब रख के उसको अपने माहौल बनाओ। बहुत बड़ी बात है सर। हकीकत यही है। जितनी जल्दी पहचानेंगे इस हकीकत को, उतना ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे किसान। और ये ऐसे ही चलते रहेगा। अभी मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो भी है। मैंने कहा था कि उनने मुझसे पूछा कि पिछले 50 साल में क्या हुआ है। मैंने कहा 50 साल में भी किसान वहीं का वहीं है। धर्म युग के अंदर जब महेंद्र सिंह टिकैत का पहला आंदोलन हुआ था, उस समय न्यूज़ थी, हेडलाइन थी, धर्म युग एक अखबार था, एक मैगजीन थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसमें था किसान गुस्से में। आज भी वही हाल है, किसान गुस्से में, और 50 साल बाद भी वही हाल होगा। इसलिए उसको बेहतर करना है। जिस दिन किसान के बच्चों को, नौजवानों को समझ में आ गया कि मेरा हक मारा जा रहा है और वो खड़ा हो गया अपना हक लेने के लिए, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। पर एक चीज़ उसको छोड़नी पड़ेगी, जात बरादरी। ये सब चाहते हैं। अब तो भाजपा भी साथ लग गई है, पहले कांग्रेस थे, सपा थे, अब भाजपा भी साथ लग गई है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। फिर तोड़ो फोड़ो, इनको सही पे लगाओ। हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है, जाति जनगणना हो तो हमारी जाति क्या हो, कृषक भी जाति हो। बिल्कुल।
भाई आप जब करते एससी को लेते हो, फलान लेते हो कि क्या काम करते हो, उस हिसाब से काम के हिसाब से है, तो कृषक भी जाती हो ना, तो आप देखो 60% एक से आ जाएगा, करो, वो नहीं लेंगे। एक बड़ी मांग आपकी ये भी है कि कृषक जाति हो, अगर आप जातिगत। बिल्कुल बिल्कुल, मेन चीज़ वही है। अगर जाति जनगणना करनी है, कृषि प्रधान देश के अंदर अगर किसान जाति नहीं है, कृषक जाति नहीं है, तो किसकी होगी? बिल्कुल सर, जब आपने बात एमएसपी की कर दी है कि एमएसपी की मांग है हमारी, आप लगातार इस मुद्दे को बहुत पहले से उठाते रहे हैं, सन 2000 से। सन 2000 से, हाँ, पहला आंदोलन सन 2000 में था जी। तो सर ये लड़ाई आपकी कहाँ से कहाँ तक पहुँची? अगर हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करें तो कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि लोगों की नज़र में तो यही रहता है कि एमएसपी की लड़ाई चल रही है, लेकिन ये लड़ाई 2000 से आज तक कहाँ पहुँची? और आप जब, इसी में सर दूसरा सवाल ये है कि आप जब दिल्ली आए थे, दिल्ली में आप लोगों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उस वक्त आप सब नेता एक मंच पर थे, और ऐसा क्या हुआ कि वो एमएसपी की लड़ाई वहाँ से सरेंडर हो गई? पहली चीज़, एमएसपी की लड़ाई पूरे देश की नहीं थी। सन 2000 में जब मैं विधायक था पीलीभीत से, उसके बाद में जब वहाँ था, सन 2000 में धान की लड़ाई वहाँ चालू हुई थी और एमएसपी का आंदोलन हुआ था। वो 7 दिन इतना बड़ा आंदोलन था कि 250 किलोमीटर के अंदर ना बसें जा पाई थी, ना ट्रेन जा पाई थी, सब कुछ रोक दिया। रेल की पटरी तक उखाड़ दी गई थी। पटरी तो नहीं उखाड़ी गई थी, रेल रोक दी गई जी। पटरी उखाड़ना हमारे काम नहीं करते। हाँ, क्योंकि उस वक्त के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया, उन्होंने इस तरह से किया, वीएम सिंह के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ी रेल की पटरियाँ। नहीं, वो अब उनने कह दिया होगा जी। मैंने तो रेल खुद जाके चालू कराई थी, वो तो अलग बात है। उसमें भी आप देखोगे मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, सब पड़ी हैं वो तो, क्योंकि उस समय की न्यूज़ चैनल तो थे नहीं। बिल्कुल। एक दूरदर्शन था उस समय 2000 में, तो जी न्यूज़ चालू हुआ था, पर उनका कॉरेस्पॉन्डेंट आया था, कितना निकाला नहीं निकाला मालूम नहीं, अभी तक आर्काइव में होगा। एक बड़ा आंदोलन था वो, बहुत बड़ा, ये इस आंदोलन से बड़ा आंदोलन था वो। और उसमें जो है हमारा केवल यही मांग थी कि एमएसपी के ऊपर खरीद करो। राम प्रकाश गुप्ता थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो बार बार भेजते थे नहीं, खाली करो खाली करो खाली करो। हमने कहा नहीं, ये हमारा हक है, हम लेंगे। अटल जी की यहाँ सरकार थी, वहाँ पर राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी। फिर अटल जी ने राम प्रकाश गुप्ता को यहाँ बुलाया। राजनाथ सिंह जो उस समय ना एमएलए थे ना एमपी थे, कभी कुछ नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया और भेजा। और राजनाथ सिंह जी ने कहा हम खरीद करेंगे, तो हमारा आंदोलन ख़त्म हुआ उस समय। ये 20 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का था ये, सन 2000 में। इससे बड़ा आंदोलन शायद हमने ज़िंदगी में नहीं हुआ, इससे सफल आंदोलन कोई नहीं हुआ। तो मतलब ये बहुत से लोगों को नहीं, सर मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा, बताएं ना। चाहता हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि एमएसपी का एक बड़ा आंदोलन पीलीभीत के अंदर जो आपके नेतृत्व में हुआ, वो उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हिला दी। जैसे अन्ना बोलते हैं जी, मैंने मुख्यमंत्री का टिकट, उसका विकेट ले लिया, कहने को कह सकते हो। बिल्कुल। पर उससे काम नहीं चलता। काम चलता है कि अगर लगातार चलते हो। मुख्यमंत्री बदलने के बाद इन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से कांटे हटा लिए। पहले लगाए, आंदोलन ख़त्म हुआ, कांटे उठा लिए। फिर हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। उसके कारण 2022 तक चलता रहा खरीद। 22 में कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ये काम हमारा नहीं है खरीद कराना हर साल। अब या तो कानून बदलाओ या कुछ भी करो, जो करना करो। तभी हम कानून पे लग गए फिर उसके बाद में कि कानून बनाओ। और जहाँ सवाल उठता है दिल्ली का, आपने कहा दिल्ली में हम लोग जब आए, तो क्योंकि मेरा ये इतिहास था एमएसपी का, तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में जहाँ 250 संगठन थे उस समय, हमने सबसे कहा कि भी देखो ऐसा है, ये 3 जो कानून आए ना, जो काले कानून कहते हैं, अगर एमएसपी का कानून आ जाएगा तो एपीएमसी रहे या नहीं रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो इससे कम कोई खरीदेगा नहीं तो जेल जाएगा। कोई मंडी हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव के अंदर आपको एग्रीमेंट हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता। एसडीएम आपका करे नहीं करे, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप तो सीधा है कि इससे कम कोई खरीद नहीं सकता, कोई खरीदेगा जेल जाएगा। तो सीधी बात है
हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, सरकारी रेट से कम नहीं ले सकते हम। बताओ कोई ले सकता है? तो नहीं ले सकता ना। तो आज वही हमारा कहना था कि नहीं यार, ये पागलपन मत करो। तो हमने पहली वार्ता जो हमारी हुई 30 सितंबर 2000 को, जब मैंने ऐलान किया था क्रांति दिवस के दिन 9 अगस्त 2000 को कि हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली चलो 25-26 नवंबर 2000 में, इसी मुद्दे को लेकर, काले कानून को लेकर, 3 काले कानून को लेकर। तो उस समय जो है हमने कहते थे हम दिल्ली आएंगे। और उस समय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अंदर 250 संगठन थे। कुछ ऐसे संगठन थे जो साथ आना चाहते थे, हमने मना कर दिया। फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रपोजल आया कि पहले बात तो कर लो। बिल्कुल करेंगे। बोले किससे बात करना चाहोगे? हमने प्रधानमंत्री से, इससे कम कोई एक्शन ले नहीं सकता। बोले अगर हम कहें एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, तो हमने कहा नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे, रिकॉर्ड पे है, हमने मना कर दिया था। फिर बोले किससे? मैं कहा या तो प्रधानमंत्री। बोले प्रधानमंत्री केवल 5 मिनट मिलेंगे। मैं कहते देखो प्रधानमंत्री बहुत बड़े होते हैं, 5 मिनट में क्या हम बात अपनी समझा पाएंगे? और उनकी पद की गरिमा है, अगर उन्होंने हाथ लगा के बोला चलो उठा लो तुम लोग, तो उठाना पड़ेगा। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी गरिमा है। हमने कहा नहीं, हम उनसे नहीं मिलेंगे। फिर जब आपको समझ देखा ना। बोले फिर किससे मिलना चाहोगे? अमित शाह से। अमित शाह उस समय मेदांता में थे, अस्पताल में थे, सितंबर में बीमार थे 2000 के अंदर। तो ये तय हुआ कि नहीं, राजनाथ सिंह उनके बाहर देख रहे हैं, तो राजनाथ सिंह से मिलोगे? मैं बिल्कुल मिलेंगे, वो तो एमएसपी की पैदाइश है, उनसे क्यों नहीं मिलेंगे हम? तो राजनाथ सिंह जी के यहाँ से फ़ोन आया कि राजनाथ सिंह जी पूछ रहे हैं कि हम इनको बुला लें क्या, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, तोमर जी को। हमने कहा जिसको चाहे बुला लें, हमारे 5 लोग होंगे, हमारी टीम में 5 लोग होंगे। तो हम 5 लोग गए, उनसे वार्ता की। उनको हमने एमएसपी गारंटी के ऊपर जो बिल बना था, जो पेश किया था प्राइवेट मेंबर बिल, वो भी दिया। और उनसे कहा, उनको बताया, बहुत चीज़ें हुई उसमें, कुछ अजीब सी भी लगी कि उस समय तोमर साहब को बहुत ही ख़राब लगा। हमने उनसे कहा, हमने कहा आप जो टीवी पे बोलते रहते हैं ना कि ये बिल आने के बाद किसान की फसल ख़राब होने पे किसान मरेगा नहीं, बताओ कहाँ लिखा है? 1 घंटा क्या 5 घंटे बैठने को तैयार है, दिखा ही नहीं पाए। राजनाथ सिंह जी ने भी उस समय उनसे कहा बताइए तो सही। मैं कहा जब लिखा हो तो बताएंगे, किसी और ने बनाया और इन्होंने पेश कर दिया, ये कैसे बनाएंगे? तो ये हुआ। उसके बाद में जब उनको लगा ये काम नहीं चलेगा, तो मुझे कोरोना हो गया। उसके बाद में राजू शेट्टी को भी कोरोना हो गया। उसके बाद में लोगों ने क्या किया कि आपको मालूम है बाकी हिस्ट्री है, पहले कुछ लोगों को बुलाया और फिर कहा कि नहीं, जो लोग वहाँ बैठेंगे, कौन सा मैदान था वो, किंग्सवे कैंप के पास तो मैदान था, बुरारी मैदान, जो वहाँ बैठेंगे उनसे बात करेंगे। तो हम तो हमेशा ये होता भी वार्ता करके अपना ख़त्म करो बात, यहाँ नहीं करेंगे तो कोर्ट जाएंगे, क्या फ़ायदा, पहले इनसे बात करो। हम लोग बुरारी गए, हमको नहीं बुलाया किसी को। फिर हमने 3 तारीख में कहा, 3 दिसंबर को वहाँ किया। हमने कहा यार ये क्या तमाशा बना रखा है। होम मिनिस्टर ने कहा कि जो बुरारी जाएंगे उनसे बात करेंगे। और आज के हालात ये हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो जो आगे पीछे घूम रहे हैं, हमको ही बुलाओ। भाई आपको असल चीज़ तो बता पाएँ कि क्या है क्या नहीं है। और मैंने बार बार कहा, हर चैनल पे कहा, हर जगह कहा, अगर मोदी जी को कभी सपना आ जाएगा कि मेरी सरकार जा रही है और मुझे वापस लेना है, कभी उन्होंने वापस 3 ले लिए ये कानून, तो हमें क्या मिलेगा? जिन लोगों ने शहादत दी है, अब 750 बोलते हैं, 735 बोलते हैं, 1 हो या 700 हो, जो अपनी जान दे रहा है या जो आंदोलन के लिए आ रहा है, उसको क्या मिलेगा अगर वापस ले लेंगे? तो वही हुआ। अगर एमएसपी की गारंटी होती तो आज सब आराम होता। उस समय जब हमने ये सब कहा तो सरकार ने राकेश टिकैत को, बाकी लोगों को अंदर डाल दिया, जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है वीएम सिंह के साथ हमारा लेन देन नहीं है। तो हमारे लोगों में फाड़ पड़ गई। उस समय तो तकरीबन मैं कहता हूँ 250 में से 230 लोग एक साइड हो गए थे हमारे खिलाफ। आज 250 से ज़्यादा साथ हो गए हैं एमएसपी गारंटी पे।
उनके पास मुझसे 10-15 बचे होंगे संगठन, अगर बचे हैं तो। एसकेएम के पास, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पास। वो भी कैसे संगठन है, मुझसे देख लो ना। योगेंद्र यादव और उनका एक साथी है कलकत्ता वाला, 2 संगठन हवा के हैं। मेधा पाटकर जी का है, कविता जी का है। मतलब ऐसे संगठन हैं जो ज़मीन पे हो या नहीं हो मुझे मालूम नहीं क्या है। मैं नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहे, काम जरूर कर रहे होंगे, संगठन में काम कर रहे होंगे, पर एमएसपी की बात किस मुंह से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। एमएसपी का ये निकला मामला और रह गया, ठीक है। लेकिन सर आप लोगों में एक शिकायत ये है कि किसान एक हो जाए। अब हर किसान नेता यही कहता है कि किसान एक हो जाए, लेकिन किसान नेता एक क्यों नहीं हो पाते? मजबूरी आखिर क्या है, परेशानी क्या है कि किसान नेता एक होने में दिक्कत होती है, या फिर एक मंच पर आने में दिक्कत होती है? विचारों का एक जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, वो एक क्यों नहीं हो पाता? पहली चीज़, किसको बोलते हो किसान नेता? जिसने आज तक कभी खेती नहीं करी, उसके बाबा ने खेती नहीं करी, वो किसान नेता बन के बैठ गए हैं। आज ये भी तो है ना, समझ में आता है जिसके बाबा ने कुछ किया हो, उनके दूसरी जनरेशन ने किया हो, तीसरी ने किया हो, चौथी ने किया हो, या वो कुछ किसानों के लिए मरने मिटने को तैयार हो। केवल एक फैशन बन गया है किसान नेता बनना। आज से 7-8 साल पहले आप किसी के घर में जाते थे ना, जो बच्चा खेती भी करता था, लड़की का रिश्ता जाता था घर के अंदर लड़के के, तो क्या ये बेटा क्या करता है? कोई नहीं कहता था कि खेती करता, क्योंकि शर्म आती थी बोलने में। प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है, चाचा के साथ लगा है, दुकान में लगा है, फला में लगा है, झूठ बोलते थे, खेती नहीं बोलते थे। पर आज फैशन बन गया, फैशनेबल हो गया है, किसान नेता है। किसान नेता है तो मंत्री से मिल लेगा, फला मिल लेगा, ये कर लेगा, डीएम से मिल लेगा, एसपी से मिल लेगा, अपने काम करा लेगा, निकाल लेगा। आज उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए, मैं तो 85 सोचता था, भारतीय किसान यूनियन के टुकड़े जो हैं 85 हैं। कोई असली है, कोई शक्ति है, कोई महाशक्ति है, कोई भानु है, कोई प्रधान है, कोई अम्बाफ्ता है, कोई क्या है। पर सुना कि 120-130 बन गए। अब जिसको आप हटा दोगे जिला अध्यक्ष से, वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। तो ऐसे किसान नेताओं को क्या फ़ायदा? बिल्कुल। जब मैं उठा था ना वहाँ से 26-27 जनवरी को, 27 जनवरी को, तो मैं 2 चीज़ कही थी। मैंने कहा था हम यहाँ पर मल्लम पट्टी कराने आए हैं, हमें पीड़ा है, हम अस्पताल तोड़ने नहीं आए हैं, हम एमएसपी की लड़ाई बाहर ही लड़ेंगे। और लड़ी हमने, लड़ रहे हैं। आगे सर क्या प्लान है, किस तरह से ये लड़ाई आगे? वही मैंने कहा ना, आगे बताता हूँ आपको। इसमें जो है इन लोगों ने क्या किया, तोड़फोड़ जो करी, उस पर सरकार ने ट्वीट निकाल दिया। अमित मालविया है कोई, उसका ट्वीट था कि वीएम सिंह जब वो पीलीभीत से लड़ा था चुनाव, तो 632 करोड़ उनकी आमदनी थी, उनकी संपत्ति थी। आज वो 40,000 करोड़ का मालिक बन गया है। मैंने उस पर जवाब दिया, जो आज तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। मैं क्या, प्रधानमंत्री को चाहिए कि इतने किसान संगठन बन गए हैं, पहले मेरी जांच कराओ सीबीआई से, बाकी सबकी जांच कराओ। बाबा के पास कितनी संपत्ति थी और तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो वो एक किसान ट्रस्ट बना के उसमें डाल दो, किसानों के बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाएगा, उनकी शादियों में काम आ जाएगा। बनाओ ना। जितने नेता बने हैं अर्जी फर्जी, सब दुकानें बंद करके भागेंगे और किसान चैन की सांस लेगा। फिर आज उसको लूटने में हमारे लोग लगे हुए हैं। सर जांच शुरू हुई आपके ऊपर? नहीं हुई सी? आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरी जांच कहाँ से? मेरे तो जितना है संपत्ति बाबा की है, मेरे तो कम हो गई है। अगर ईमानदारी से करें, जिसकी कम होगी उसको लौटा देना। मैं बेचता हूँ, काहे के लिए बेचता हूँ? आंदोलन में भी लगता है ना मेरा पैसा, और कहाँ लगता है मेरा पैसा? ना बच्चे हैं जिनके ऊपर खतना है, किसी के ऊपर होता है, तो ठीक है।
पर कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, आपके नाक के नीचे बैठ के एक आदमी 632 करोड़ का 40,000 करोड़ बना गया है। एक काम करिए, मुझे 632 करोड़ दे दीजिए और सारी संपत्ति ले लीजिए मेरी। जवाब ही नहीं, कहाँ से जवाब आएगा? ये सब पागलपन चलता है। अब आपने पूछा कि आगे क्या करना है। देखिए, पीछे जब मैं बीमार था, बहुत बीमार था, ऊपर जाने का डंका बज चुका था, सबकी दवा दारू तो अलग रही, सबकी दुआ से ही बचा मैं तो मानता हूँ। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, उससे ही बचा। अब मेरा सोचना ये है, किसान कब तक आंदोलन करते रहेगा? 75 साल तो हो गए। एक पैटर्न बन गया, आंदोलन करो, कोई उसको बेच देगा, अपने घर आ जाओ, नए आंदोलन की शुरुआत फिर करो, फिर कोई और आ जाएगा बेचने के लिए। हमारा कहना यह है कि अगर नौजवान इस देश को अपने हाथ में लेना चाहता है, आज की तारीख में मेरे ख्याल से करीब अंदाज से 60-65 करोड़ नौजवान होगा इस देश के अंदर कम से कम, और उनमें से 90% नौकरी नहीं है उनके पास। अगर उनसे कहा जाए कि भाई तुम राजनीति करो, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के अलावा उनके राजनीति है ही नहीं कोई। टिकट जिस पार्टी से लोगे 2-3 करोड़ का मिलेगा, 2-3 करोड़ ऊपर लगेगा, ना लड़ पाएंगे ना कभी। अगर 2-3 करोड़ हो तो राजनीति में क्यों जाए, अपना धंधा कर लेंगे वो। बिल्कुल। और आज वही तो होता है कि बच्चे बोलते हैं बाप से, ज़मीन बेच दे। बोले क्या करेगा? बोले तू तो बेच दे। बोले नहीं, पुश्तैनी से को देखो जाऊंगा। बोले बता मरेगा कब? मैं तो बेचने को बैठा हूँ। ये बच्चों का हाल है। ये सब चीज़ जब होती हैं, दुख होता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, इनको एक रास्ता देना है। अगर हम नौजवानों से कहें बेटा तुम्हें 10% आरक्षण मिलेगा, जाट, गुर्जर, सैनी, त्यागी, लोध, कुर्मी नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। अगर किसान का बच्चा है, खेती करता है, किसान के बच्चे अगर ऐसे आप दे दोगे तो अमिताभ बच्चन भी आ जाएंगे कि हमने भी ज़मीन खरीदी थी बाराबंकी में। नहीं, जो किसान केवल खेती पे निर्भर हो, दूसरी जनरेशन की खेती करता हो, तीसरी की करता हो, जो भी देख लेंगे उस समय रूल्स बन जाएंगे, उसको 10% आरक्षण मिलेगा। पहले पढ़ाई के अंदर, पढ़ाई मतलब पहले स्कूल के अंदर, फिर कॉलेज के अंदर 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। उसके बाद में गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी दोनों में, एमएलए और एमपी। एमएलए और एमपी अब उत्तर प्रदेश में है, अगर 10% आरक्षण मिला तो क्या हुआ? 404 सीटें हैं, 40 सीटें ये नौजवान में बैठेंगे, किसानों की हो गई। और वो किसान को उनका बाप, उनका चाचा, उनका ताऊ, बेटा ये कर होना है। पहले यही होता था पहले। बिल्कुल। पर अब जो है हालात बदल गए पूरे के पूरे। अब आदमी टिकट खरीदता है, आके पैसे देता है, दारू देता है, मुर्गे देता है, मीट देता है, और जीतने के बाद दिखता ही नहीं है। भाई मैं तो खरीद के गया हूँ सब कुछ, मैं तो पैसा वापस बनाऊंगा। ये जो है ना परंपरा जो चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए जो आपने कहा आगे क्या, हमारा है कि ये कृषि प्रधान देश है। एक भी किसानों की सरकार नहीं आई इसके अंदर 75 साल में, 77 साल में। पहली बार देश में किसानों की सरकार देने की बात करेंगे। मैं इसी सवाल पे आना चाहता था। सुगबुगाहट यही है कि किसान सरकार बना रहे हैं, तो वो कैसे सरकार बना रहे हैं और कैसे सरकार बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, यही समझना चाह रहा था सर। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे आपसे बढ़ के भी लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या गन्ना किसान सरकार बना लेगा? हाँ, ये भी एक सवाल है कि गन्ना किसान जो हैं वो सरकार बनाने में बड़ी योगदान या बड़ी भूमिका निभाएंगे इस बार। देखिए अगर 25-30 साल से आज अगर आप लगा लें कि सन 32-33 साल से तो इनको पैसा दिलवाई जा रहा हूँ मैं कोर्टों से, और अब हर आदमी को मालूम है कि भाई ये आदमी कर रहा है।
उसको ये दुख है कि भाई 2 साल से बीमार हो गया, अब वो कर नहीं रहा हमारा काम। मैं तैयारी कर रहा हूँ कि कल मैं नहीं रहूँ तब भी तुम्हारा काम हो जाए। कैसे हो जाए? सरकार बनाओ, कानून बनाओ। हमने कानून चेंज करा दिए। अब कानून जो है, कोर्ट की मोहर लग गई है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहर लग जाती है, उसके ऊपर ख़त्म हो गया बात, फाइनल हो गए हैं केसेस। अब एक केस उसमें ऐसा है जो कहता है अगर एक बार रेट तय हो जाए बढ़ के, वो रेट कम नहीं होगा गन्ने का। पहले कम, याद है मायावती ने कम कर दिया था, 125 से 110 हो गया था, कम नहीं होगा। अब हमारा कहना यह है कि अगर मैं कहता हूं कि यार तुम क्यों भागते हो मोदी बाबा के पीछे कि 2000 रुपये मिलेगा हमें, मिला नहीं मिला अलग बात है, लोग रो रहे हैं अभी, पर 6000 रुपये साल का हो गया 5 एकड़ वाले के लिए। और लूट कितना रहे हो? बात गन्ना किसान पे ले आते हैं फिर से। अगर जो 238 बीज जो अभी है, लोग 15 साल से वही ठोके जा रहे हैं, बीमारी भी हो रही है, सब हो रही, लगाए जा रहे हैं, पर वो 400-500 निकलता था, 300 पे वापस आ गया। 300 क्विंटल एकड़ का निकलता है अंदाज से, ऊपर ही निकलता, कम नहीं निकलता। 300 क्विंटल निकला। आज इनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहती है कि कम से कम 450 रेट होना चाहिए गन्ने का। हमारा कहना यह है कि अपनी सरकार बनाओ, 500 का रेट हम दिलवाते हैं। सबको भरोसा है, वीएम सिंह ने कह दिया तो बात होगा, पर उन तक पहुंचे बात? अगर बात पहुंच जाती है कि 100 रुपये, आज तो 130 का फ़र्क है ना, हम तो 100 रुपये का फ़र्क मानते हैं, तो 30,000 रुपये एकड़ का फ़र्क हो गया, 5 एकड़ का 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख के पीछे आप 6,000 के पीछे भाग रहे हैं, और उनकी दे दो ना भाई, आया नहीं इस बार, यार पैसा नहीं आया। 1 एकड़ के ऊपर आपको 30,000 मिलेगा, आधे एकड़ वाले को 15,000 मिलेगा, तो उनके पीछे क्यों भागना? एक काम, अच्छा अब बात वहीं आ जाएगी, क्या गन्ना किसान सरकार बना पाएगा? आपको याद है 2017 में इलेक्शन से पहले लखनऊ का बाबा योगी बाबा बार बार कहता था कि 47,20,000 गन्ना किसानों को मैंने पैसा दिलवाया या दिया कहता था। जो हमने बाद में उनको दिखा कि भाई तुम कौन होते देने वाले, कोर्ट में भी हमने कहा ये कौन होता देने वाला भाई, गन्ना हमने दिया सोसाइटी को, सोसाइटी ने मिल से एग्रीमेंट किया है, मिल ने पैसा टाइम पे नहीं दिया, इनको ब्याज दिलवाना था, ब्याज दिलवाने का काम नहीं कर पा रहे, कोर्ट का ऑर्डर पास नहीं करा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, उससे हमने केन कमिश्नर को भी कंटेम्प्ट में डाल दिया है। पर 47,20,000 ये बोलते थे, अब तो बढ़ गया होगा। मैं तो 47 लाख भी नहीं कहता, 45 लाख कहता हूँ, जबकि 50 लाख से ऊपर जा चुका है। 45 लाख किसान परिवार, एक परिवार में 5 वोट हुआ तो कितना हो गया? 2.25 करोड़ वोट। और जब मुझे मालूम है कि मुझे इतना फ़ायदा होगा, 1 एकड़ में 30,000 का फ़ायदा होगा, और 8 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाले को मालूम है 1 लाख से ऊपर मुझे फ़ायदा होने वाला है, तो आदमी एक वोट भी अगर डलवाता है तो 2.25 का 4.5 करोड़ हो गया। और हकीकत क्या है अब वोटों की? अखिलेश सरकार बनी थी, मेरे ख्याल से, मैं हो सकता गलत हूँ, 2,21,00,000 में। बिल्कुल। बाबा की सरकार बनी थी पहली बारी, जब बहुत माहौल बन गया था इनके लिए, 3,13,00,000 में शायद, उसके बाद 3,01,00,000 में। तो गन्ना किसान अकेला ही सरकार बनवा सकता है। गन्ना किसान का वही हाल है जो हनुमान जी का हाल था, अपनी ताकत का एहसास नहीं था। और मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस दिन गन्ना किसान धरने पे नहीं बैठेगा, मिल मालिक धरने पे बैठेंगे और कहेंगे यार नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा यार, इसको कम करो, इसको ज़्यादा करो। ये क्योंकि हम ही धरने पे बैठे बार बार। कृषि प्रधान देश है, हमारा देश है, जो नौजवान है इसीलिए पैदा हुआ है कि लड़ता रहे आखिर तक। हमने लड़ाई चालू की थी, हम 32-33 साल में बन गए थे जब विधायक बन गए थे, आज दुगनी उम्र हो गई है, 66 साल से ऊपर की उम्र हो गई है। यही कर रहे हैं जब से, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। अभी सुबह फ़ोन था जी हमारा बजाज का यहाँ नहीं हो रही पेमेंट, वहाँ नहीं हो रही, आप करा दो। मैं कहा अपने आप करो, या अगली बार अपनी सरकार बनाओ।
अब यही है, गलती मुझसे हुई है। मुझसे गलती हुई है कि मैंने सबको बिना रोए दूध दे दिया। बिना रोए माँ दूध नहीं देती। पिछले 30-35 साल से मैंने सबको पक्का कर दिया कि नहीं भाई, तुम्हें तकलीफ है, मैं ठीक कर रहा हूँ। घर बैठे बैठे पैसा आ गया। 7 बार डिफर्ड पेमेंट आया है। आपने एक बार गिनाया था 23,000 का, जो आपके पिता को मिला था। 7 बार पेमेंट आया है। 96-97, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2007, 2005 से 4-5, फिर 7 रुपया, 7-8, 15-20 रुपया जब मायूसी ने कम कर दिया था। उसके बाद 9-10 में तो 165 रुपया रेट था। मुझे 9-10 वाला का याद है शायद। 9-10 को तो याद ही नहीं होगा आपको। 165 रुपये रेट था सरकारी। हमने कहा कि एक मिल में एक रेट, सोसाइटी में एक रेट बराबर मिलना चाहिए, और आखिरी पर्ची 255 की गई थी। 90 रुपये का फ़र्क था एक क्विंटल पर। अब किसको मालूम है, हम लोगों को हिंदुस्तानियों में एक बड़ी खासियत है, हाजमा बड़ा अच्छा है। डकार मार लेते हैं, सब खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ज़रूर फ्लैश करिएगा कि वीएम सिंह ने कहा इसमें से एक भी चीज़ अगर गलत हो तो मुझे कोर्ट में करो, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, और अगर प्रूव कर दोगे तो 5 करोड़ इनाम दे दूंगा। और 5 करोड़ इनाम तो हमने उसका रखा है जो आदमी प्रूव कर दे, जो किसान प्रूव कर दे कि 25 साल के अंदर मुझे 1 एकड़ में 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ है। गन्ना किसान, कोई गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जिसको 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का फ़ायदा ना हुआ पिछले 25 साल में कोर्ट कचहरी से, मेरे माध्यम से। तो वीएम सिंह 5 करोड़ का इनाम देने वाले हैं किसान को। बिल्कुल, मैंने कहा है कोई आ जाए। अभी मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ कि आ तो जाए, मेरे पास तो पूरा बना हुआ है, और मैंने अपनी किताब में पूरा दिया कि कैसे कैसे फ़ायदा हुआ है। मैं खाली पीली बातें नहीं कर, मेरा वही तो है कि आज अगर सरकार बनेगी तो इसलिए बनेगी कि वीएम सिंह की क्रेडिबिलिटी है, यार ये झूठी बात नहीं करता, गलत बात नहीं करता। और गलत बात क्या करूँगा मैं, और क्यों करूँगा? परमात्मा ने बहुत दिया है यार। अब मेरा ये है कि ऊपर जाएंगे, और मैं पहले तो बात ख़त्म कर लूँ उसकी, गन्ने की। 45 लाख किसान तो वो हैं, 47,20,000 बाबा ने कहा था, मैं तो 45 लाख कहता हूँ। और 30 लाख वो हैं जो कोल्हू और क्रशर को देते हैं, जिनके पास सट्टा नहीं होता, विरासत नहीं चढ़ती, या ठेके पे लेते हैं। दोनों मिल जाएंगे अगर 75 लाख, 5-5 वोट अगर के घर में हुए तो 4 करोड़ वोट तो वही हो गए भाई, 3.25-4 करोड़ वोट तो वही हो गए। तो ये जो है, किसान एक एक वोट नहीं भी डलवाता अगर फालतू बाहर से, तब भी उसकी सरकार बनती है। केवल जात बरादरी छोड़ के किसान बरादरी में आ जाओ, और किसान बरादरी में से गन्ना किसान बन के वोट दे दो, तब भी काम चल जाएगा। और इसमें से मैंने आपको ज्वाइन नहीं कराया, जो कटाई करते हैं, छिलाई करते हैं, वो अलग है। जब कटाई छिलाई करने वाले अलग हैं, गन्ना मजदूर क्यों नहीं? आप देखो ना, आपके यहाँ जो आता है, अगर आपको 100 रुपये का फ़ायदा होगा, हम कंडीशन लगा देंगे भी इनको भी इतना फ़ायदा करना आपको। आपने 10 रुपये का फ़ायदा किया, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो मतलब सर, अगर संक्षेप में इसको समझें तो 1 एकड़ वाले गन्ना किसान को कितना फ़ायदा मिलेगा? आगे के लिए उसको कम से कम 30,000 से लेके और 50,000 तक फ़ायदा मिलेगा पैदावार के ऊपर, पर ईयर, 1 एकड़ पे। 1 एकड़ पे पैदावार के ऊपर। अगर आपकी पैदावार कम हो रही है तो कैसे मिलेगा? जाहिर बात है वो तो। बिल्कुल। अब 1 मिनट पलिया साइड आप चल जाओ, लखीमपुर पलिया आप चल जाइए, जहाँ बाढ़ में प्रभावित हो जाए गन्ना ही 150 क्विंटल निकले, तो फिर 15,000 का फ़ायदा होगा, 17,000 का फ़ायदा होगा। अब आप कहो नहीं आपने 30,000 कहा था, कैसे क्या था? अब वो तो फिर हर आदमी समझता है वो तो। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर यूपी से या गन्ना बेल्ट जो है इन इलाके देश के, वहाँ से क्रेशर और कोल्हू क्यों ख़त्म हो गए, खासकर क्रेशर ख़त्म हो गए सर? देखिए, जब आप कोई भी चीज़, जो व्यापार ले लो, मैं कोल्हू क्रशर पे आता हूँ। मिर्ज़ापुर के अंदर, भिलोई के अंदर कालीन बनते थे, कहाँ गए? बनारस में साड़ियाँ बनती थी, ख़त्म हो गया। फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ थी, कांच का था, ख़त्म हो गया। मुरादाबाद में ब्रास
पूरे विश्व में जाता था, कहाँ गया? कानपुर में चमड़ा व्यापार खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? जब आप लूटना चालू करोगे, उनको बोलोगे भाई इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, चुनाव में दो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह, तो उस चक्कर में आदमी कहता है भाई दुकान ही बंद कर लो यार। कोलू क्रशर का भी वही हाल है। जब कोलू क्रशर, अब 1 मिनट के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे कोर्ट के आदेश के तहत आपको लखनऊ का रेट मिलता है, दिल्ली का नहीं मिलता, वरना दिल्ली का रेट मिलना था 1996 में, आपके जन्म से पहले ही, पक्की बात है, दिल्ली का रेट मिलना था उनको। हाई कोर्ट में हार चुकी थी सरकार, दोनों सरकारें। फिर हम गए, बाद में हमने कराया कि नहीं लखनऊ को मिलता है, 1/3 का फ़र्क है। तो आज की तारीख में आप देखें तो आम आदमी को कितना फ़ायदा हो रहा है, उसको देखना है कि हमें आगे क्या फ़ायदा होगा। अगर 30,000 का हो, 40,000, 50,000 हो, 1 एकड़ का, 2 एकड़ वाले को कितना होगा, वो मोदी जी के पीछे क्यों भागेगा? भी मुझे ये, हाँ, किसान सम्मान योजना के लिए लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, 2 एकड़ है, 4 बच्चों में बांट दिया, चलो। मैं तो कहता हूँ तुम 4 में बांट दिया तब भी तुम्हारा पूरा हो रहा, वो 24,000 तुम्हें मिल रहा है, जबकि तुम मिलना चाहिए 60,000। तो आज जो है केवल किसान को बेवकूफ़ बनाने का काम तो किया सरकारों ने, सब सरकारों ने वोट लेने का काम किया है, किसान को खड़ा करने का काम नहीं किया। और मैं फिर आऊँगा, किसान अगर खड़ा हो जाएगा उसकी आसी नहीं कटेगी, नेताओं के हाथ पांव नहीं जोड़ेगा, तो इनका माहौल बनाने के लिए चुनाव में कौन जाएगा? बिल्कुल। कॉर्पोरेट तो पैसा फेंकता है, दीजिए पैसा लीजिए। किसान को गरीब रखना नेताओं की मजबूरी है, वो मजबूरी हम दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसान अपनी सरकार चलाए, नौजवान सरकार में शामिल हो, अपनी सरकार चलाए, और वही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। बिल्कुल। और क्यों नहीं? देखिए, पहले हम कहते थे यार हम में ताकत नहीं है। आज आप बताइए कौन सी सरकार है, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, जिसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पटकनी देकर किसानों का हक उनको नहीं दिलवाया? अगर किसान खड़ा होकर अपना काम कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं बना सकता? सरकारों में ऐसी क्या ताकत है? और सरकारों में ऐसे ऐसे वकील आते थे, यहाँ पर हिंदुस्तान के टॉप 10 वकील एक साइड पे होते थे, करोड़ों रुपए देते थे एक दिन का, पर किसान जीत के जा रहा है हर चीज़। 5-5 जजों से सुप्रीम कोर्ट के जीत के जा रहा है, उससे घर में पैसा आ रहा है। अब तक सर आपने कितने केसेस किसानों के लड़े होंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कितने केसेस लड़ दिए होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो नहीं, किसानों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या मतलब? क्योंकि देखो ऐसा है ना कि इनहेरेंट पास तो हाई कोर्ट के पास होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। बहुत हो गए जिसमें कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया तो किसानों के घर में पहुंच चुका है, यूपी के किसानों में 1 लाख करोड़ कम से कम। तो अब केस गिनना तो मुश्किल है, सैकड़ों केसेस मतलब बहुत है। आज ही देखो तो आज 4 केस लगे हुए थे कोर्ट नंबर 1 लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर। सर, अब बात जब किसानों की सरकार की हो गई और किसानों के पैसे की हो गई, तो एक सवाल आजकल बहुत है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो लेट हो गई है। अभी आनी थी राशि, वो राशि नहीं आई 20वीं किस्त, और उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, किसान नाराज़ हैं। अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने किसान इंडिया पर वोट कर दिया है कि इस राशि को बढ़ाया जाए, और उसमें नीचे कमेंट्स किए हैं नाराज़गी को लेके कि 2000 से कुछ नहीं हो रहा। तो ये 2000 की राशि क्या आपके हिसाब से किसानों के लिए? मैंने अभी तो पूरा समझाया आपको इसमें। देखिए, 2000 की राशि उसको देते हैं, ये 2000 पे एक क्वार्टर का 6000 पे सालाना देते हैं। 5 एकड़ की जिसकी ज़मीन हो तब वहाँ तक, कम से लेके 1 बीघे से लेके, या जो आधे बीघा 1 बीघा जो भी है से लेके वहाँ तक 5 एकड़ तक। और राशि देना नहीं देना आपको मालूम है, इनको चाबी लगाना आता है किसानों को। बिहार का चुनाव है, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले आगे पीछे राशि दे देंगे तो ये लगेगा कि वोट के पैसे आ गए हैं, अब वोट देना पड़ेगा भाई। अब ये खेल खेलते हैं, खेलने दो। तभी हम कहते हैं अपनी सरकार बनाए, इनको सबको पीट सकते हैं हम लोग, और पटकनी सबको लगा सकते हैं, इतने बड़े कोई नहीं है इनमें से, ना तो विदेश नीति में, ना खेती की नीति के अंदर। और कृषि प्रधान देश है, हमें किसी और नीति का मतलब नहीं है, कृषि नीति की मतलब है।
ऐसे ऐसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं आज, नीति आयोग के अंदर कृषि देखते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं है कृषि के बारे में, पर ठीक है तो है। तो वही मेरा कहना है कि आज की तारीख के अंदर किसान को ये देखना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए या मेरे हाथों में कोई भीख डाल दे तो वो चाहिए। मैं तो 2000 को भीख मांगता हूँ आज। और आपको क्या लगता है कि नौजवान जो है आज क्यों भागता है खेती से? उसे भीख नहीं चाहिए, उसे अपना हक चाहिए। अपना हक दोगे तो डट के मेहनत करेगा वो। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर ये 500 रुपये गन्ने का रेट, जैसे मैं कहा हमारी सरकार आई, 500 रुपये गन्ने का रेट तत्काल करेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। और यहाँ पर पिछले साल लोग अरे यार 5 रुपये बढ़ा देते यार, अरे क्यों भीख क्यों मांग रहे हो? आपने खड़ा किया, आपने बिठाया इनको, आपकी बात नहीं मानते, उठाओ फेंको, खुद आ जाओ। आप तक ये था पहले इसको करो, ये नहीं आता उसको करो, ये नहीं आता उसको करो, ये नहीं आता उसको करो, सबको देख लिया ना। अब किसान अपने आप को भी देख ले एक बारी। नहीं होगा हमसे, किसानों से नहीं होगा तो फिर कहेंगे वापस आ जाओ। दिल्ली में देखा लोगों ने ना, वापस ले आए इनको। पर इतना जरूर है, एक बार 500 का रेट हो गया फिर रेट वापस नहीं आता। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो रेट एक बार तय हो गया वापस नहीं आता रेट। वो पूरी ताकत लगाएंगे हमारी सरकार ना बने, और जहां किसानों ने ताकत लगा दी तो कोई रोक के दिखा दे। इस बार किसानों ने किया नहीं, नो एमएसपी नो वोट, तो क्या हो गया अपने आप। लेकिन सर मजबूरी तो सबसे बड़ी यहाँ आकर खड़ी हो जाती है कि चुनाव के एंड वक्त पर आकर किसान हिंदू और मुसलमान में तब्दील हो जाए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था ये कि जहाँ किसान किसान बन के आता है, अगर 75 साल में तीसरी पीढ़ी नहीं सीख सकती है कि भाई हमें कैसे वोट डालना है, तो मुश्किल बात है ना भाई। और नौजवान, आप लोग खुद नौजवान हो, और नौजवानों का मन बना हुआ है कि नहीं हमें अपने हिसाब से चलना है अब। और हम चाहेंगे, जैसे मैंने कहा 10% आरक्षण हो तो आए ना, क्या दिक्कत है। तो किसानों के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए 10% आरक्षण काफ़ी होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहली बार होगा। आप बताइए पार्लियामेंट में अगर 52 किसान के बच्चे आ जाएं, कम है क्या? लेकिन सर मसला, हंगामा कर देंगे वो तो। सर लेकिन इसमें एक सवाल ये भी ऐड हो जाता है, जो नेता यहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, 90% तो सब अपने आप को किसान ही दिखाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जब आते हैं तो किसान होते हैं, जब जाते हैं तो उद्योगपति बन जाते हैं। और अगला जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन भरते हैं तो फिर किसान हो जाते हैं सर। ठीक है, पर सबको मालूम है कौन कहाँ क्या है। जैसे मैंने कहा, जो आदमी खेती करता है, अमिताभ बच्चन ने ज़मीन ली थी बाराबंकी के अंदर, किसानों के नाम पे उन्होंने कोई रियायतें भी ली थी, रियायत ली थी, वहाँ से सब हट गई वापस। पर ऐसे लोग किसान नहीं हैं, वो रूल्स बनेंगे उसके अंदर। किसान क्या कौन होगा? दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी जो खेती करता हो। आज जिसको देखो, मैं किसान का बेटा हूँ, अरे मुझे वो हिंदुस्तान चाहिए, वो भारत चाहिए जिसमें आदमी कहे मेरा बेटा खेती करता है, तब तो मज़ा आएगा। हर आदमी, मेरा बाप खेती करता था, मोदी जी हो तो उनके बाप भी करते थे, फलां हो तो उनके बाप भी करते थे। आदमी ये नहीं कहता मैं खेती करता हूँ या मेरा बेटा खेती करता है, उसका तो मज़ा आएगा ना, तभी तो कृषि प्रधान देश है। सर उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो खेती ना करें, किसी भी हाल में खेती ना करें? देखिए, खेती ना करें, ये तो मुझे मालूम है। जब शुरू में मेरा मन था IAS ऑफिसर बनने का और एग्ज़ाम देने का और जाने का, वो अलग बात है, मैं जाके उनको गेस्ट लेक्चर्स दे के आता था, बाद में अलग बात है। तो उस समय मुझसे कहा जाता था, बेटा अगर कहीं और जाओगे, NDA में जाओगे, फौज में जाओगे, कहीं जाओगे, लात तोड़ देंगे, खेती करो। अब ये हाल है कि बाप बोलता है बेटा खेती करेगा तो लात तोड़ दूंगा, खेती नहीं करेगा तो पान की दुकान लगा ले पर खेती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि घाटे का सौदा है। खेती को मुनाफे का सौदा बनाना है। आज आप देखो, आप कोई जिला ले लो देश के अंदर, 700-750 जिले, पर नहीं कितने जिले बढ़ते रहते हैं रोज़ रोज़। कोई जिला ले लो, किसी जिले के अंदर 2 लाख लड़कों से कम नहीं होंगे जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, कम से कम। आप देखते हो कोई एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है चपरासी का,
उसके अंदर MBA भी आ जाते हैं। लाखों लोग भर्ती, 5 लोगों के लिए लाखों लोग अपनी देती हैं, इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं, फॉर्म भरते हैं वगैरह वगैरह। आप देखो हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर लाना चाह रहे हो। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, मेन तो है कि आप इसको जो है फैक्ट्री लेके आओगे देहात में, और क्या करोगे? या तो खेती के साथ की फैक्ट्री लेके आओगे, चिप्स बनाओगे, फूड प्रोसेसिंग वाले में लेके आओगे, या आप जो है और दूसरी फैक्ट्री में लगाओगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग की लगाओगे। अगर आपने एक फैक्ट्री भी लगाई एक जिले के अंदर, 300-400 करोड़ से कम नहीं लगती आज। 10 फैक्ट्री लगाई तो 4000 करोड़। किसकी हिम्मत है कि पूरे देश के अंदर 10-10 फैक्ट्री हर जिले में लगा ले? मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है। जब MSP की बात होती है, कहते हम खरीद सकते हैं, हम कहते खरीदो मत, तुम गारंटी दो, इससे कम क्यों खरीदेगा, जेल जाएगा, बस वो भी नहीं कर सकते। एक पैसा मत लगाओ तुम, वो भी नहीं कर सकते। हमारा कहना यह है कि अब 4000 रुपये अगर एक एक फैक्ट्री में, एक एक जिले में लग जाता है, तो ऑटोमेशन इतना हो गया है, मशीनरी इतनी आ गई है, एक फैक्ट्री में 400 करोड़ लगने के बाद 200 आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो 10 फैक्ट्री में कितने मिलेंगे? 2000, 3000, 5000। वो अलग बात है कि बाहर से आएंगे, अंदर से आएंगे, घर से आएंगे, वो अलग बात है। पर बाकी लोगों का क्या होगा? MSP की गारंटी दे दोगे, सही रेट दे दोगे, खेती को ज़िंदा कर दोगे, तो कम से कम 2 लाख युवकों को जीविका मिलेगी। आज जीविका की बात होती है, नौकरी आदमी क्यों करता है? पहले उत्तम खेती थी ना, मध्यमवान। आज क्या है? आज तो चपरासी की नौकरी के लिए आदमी भागता पीछे पीछे। अगर एक आदमी को इतना पैसा मिल जाएगा खेती में से कि काम चल जाएगा, बढ़िया काम चलेगा उसका। अब तो जब लोग लड़के बाहर से यहाँ आ रहे हैं, हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं, 2 कारण हैं। इकॉनमी भी बढ़ रही है हमारी, और दूसरा वहाँ पर जो है हिला हुआ पूरा माहौल। बिल्कुल। जब वापस आ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दोगे, फिर वही क्राइम में जाएंगे। तो मेरा कहना बड़ा सीधा है आज, कि आज जो है, जैसे आपने कहा कि वो माँ बाप जो डिसवेट करते हैं कि बेटा खेती नहीं करेगा, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका बच्चा फिर क्या करेगा? अगर क्राइम में जाएगा, क्या वो पसंद करोगे या खेती को ज़िंदा करना चाहोगे? ये सोचने की बात है, देश को सोचने की बात है कि आखिरी बार किस गांव ने एक्विजिशन छोड़ दो, लैंड एक्विजिशन की बात छोड़ो, लैंड एक्विजिशन में पैसा मिलता था, आदमी जाकर खरीद लेता है। अपनी फसल के हिसाब से बाहर जाके किसने ज़मीन खरीदी? कोई नहीं खरीद पाता। बिल्कुल। सर, एक सवाल चलते चलते आपसे है, आपकी कर्मभूमि से है जुड़ा हुआ। पीलीभीत के लोग इंतज़ार में थे कि आप चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा का। ऐसा क्या हुआ कि आपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, क्या राजनीति से दूरी बना रहे हैं VM सिंह? क्या पीलीभीत के लोगों से दूरी बना रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा कि अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और पीलीभीत तो हमेशा, अब पीलीभीत का तो ऐसा है ना कि वो रोना ही मेरा वहाँ से ये है। मेरा जो अध्यक्ष बार बार मुझसे कहता है, वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष हो, तहसील अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, कहते हैं कि साहब हम क्या करें, हर आदमी आपसे सीधा तो संपर्क कर लेता है। हर आदमी का सीधा संपर्क है मुझसे। वो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, हर आदमी सीधा बात कर लेता है। तो उनको ये रहता है कि जब सीधे जब बात कर लेते हैं तो हमारी बात ही नहीं मानते। तो संपर्क जो है टूटा नहीं, संपर्क गहरा है। एक राजनीतिक संपर्क नहीं है, ये पारिवारिक संपर्क है। और जहाँ सवाल उठता है पिछली बार नहीं लड़ने का, कोशिश ये थी कि हम लोग अपनी ताकत दिखाते, जो दिखाई। आपने देखा लखीमपुर खीरी के हम दोनों सीटें आई। कोई उनमें से जितने नेता फैशनेबल किसान नेता बनते हैं, पहले गए थे, बोला हम ये करेंगे वो करेंगे। टैनी ने वहाँ पर एक जकारा छोड़ा कि कोई आएगा देखेंगे, एक आदमी नहीं पहुँचा वहाँ। रेखा गुप्ता भी हारी, टैनी भी हारे। हम जब गए तो जो लोग जीते उनके लोग आए, स्वागत किया, सब कुछ किया, उनका धन्यवाद है। पीलीभीत में थोड़ी मुश्किल थी। मुश्किल ये थी कि जिसको हमने सपोर्ट किया था उसने खुद ही कह दिया था कि अगर वरुण गांधी लड़ेंगे हम उनके लिए सीट छोड़ देंगे।
हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा है। अखिलेश की और मेनका गांधी और वरुण गांधी की बहुत अच्छी करीबी दोस्ती है। भूल जाते हैं लोग, जब मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश उस समय शायद राजनीति में नहीं थे, 2009 की बात है जब पीलीभीत से हम चुनाव लड़े थे पार्लियामेंट का, तो उस समय जब इन्होंने कहा था मुसलमानों के हाथ पांव काट दूंगा मैं, तो मुलायम सिंह ने कहा था, फ्रंट पेज पे था कि नहीं बच्चा है, इसको जेल नहीं भेजना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा था जिस कौम ने 3 बार तुम्हारी सरकार बनाई है उसके हाथ पांव काटें, वो तुम्हें मंजूर है। और तुम इसको जिताने के लिए तुमने बुद्ध वर्मा को हटा के रियाज अहमद को ले आए हो, याद है आपको? जी। रियाज अहमद को ले आए थे केवल हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, और हिंदू मुस्लिम हुआ। उसके बावजूद जब हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो बीच का आदमी बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। मुझे 1,48,000 वोट पड़े थे और रियाज अहमद को 1,01,000 वोट पड़ा था। बिल्कुल। और वो जो गंगाचरण राजपूत को मायावती लेके आई थी अपनी सरकार के, उनकी सरकार थी उस समय, उसको 99,000 पड़े थे। दूसरे नंबर पे हम थे, हमसे 50,000 कम ये थे रियाज अहमद, हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। देखो मैंने कभी वोटों की राजनीति नहीं करी है, पर इतना ज़रूर चाहूँगा कि इस बारी जो लोग सोचते हैं कि वीएम सिंह ने उनके घर में 2 पैसे का भी फ़ायदा कराया है, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। वीएम सिंह 99 साल का पट्टा लेके नहीं आया। वीएम सिंह चाहता है कि आप खुद अपनी लड़ाई लड़ो और आगे अपनी सरकार बना के आगे के लिए वो हासिल करो जो ये बाकी पार्टियां आपको देने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और उम्मीद है कि आपको हर सवाल के जवाब आज मिले होंगे, और जो रह गए हैं वो अगली बार शामिल ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अगर आपके कोई सवाल हैं नीचे सरदार वीएम सिंह से या फिर किसान इंडिया से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम आपके हर सवाल को जवाब को देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।